गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है संसद से संबंधित। संसद है के जो अंग है, साथ में लोकसभा है, राज्यसभा है और साथ में महत्वपूर्ण जो अंग है राष्ट्रपति। प्रमुख रूप से इस अध्ययन में हम इस बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि संसद है वो क्या है, संसद के अंग है वो अंग क्या है, अंगों का प्रमुख कार्य क्या है और किस प्रकार से देश में संसद की व्यवस्था बनी रहती है। इसके साथ ही संसद का जो पार्ट है वो लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत है और जो अपने विधान मंडल है उसके अंतर्गत क्या है, उसके दो भाग है, विधान परिषद और विधान सभा। तो इस प्रकार जो शासन की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गई है। यानी शासन को सही तरीके से संचालन के लिए, उचित संचालन के लिए क्या है कि उसके जो कार्य हैं, उसके जो दायित्व हैं वो अलग अलग आधार पे बांट दिए गए हैं और संपूर्ण देश व्यवस्था को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो प्रमुख रूप से हम अध्ययन करते हैं, आज का प्रमुख बिंदु अपना संसद से संबंधित बात आती है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। भारत में प्रमुख रूप से कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? लोकतांत्रिक, यानी जनता से संबंधित जो शासन व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से अपनाई गई है। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के हितों को, जनता के महत्व को, जनता के विकास को, जनता के सर्वांगीण विकास को प्रमुख रूप से महत्व दिया जाता है और समाज में जो अराजकता, अशांति, रोष जो व्याप्त है उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। वो प्रमुख रूप से कौन सी व्यवस्था कहलाती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। तो अपने संसद और संविधान के अंतर्गत अपनाई गई है। बात आती है कि अपने देश में जो सरकार है उसके अंगों को कितने भागों में बांटा गया है और उन अंगों को विभाजन करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो पहले बात करते हैं सरकार के प्रमुख रूप से कितने अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं? 3 अंग बताए गए हैं। इन 3 अंगों का विभाजन के पीछे प्रमुख उद्देश्य है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करे और किसी एक दूसरे के अंग के अंदर कार्यों में हस्तक्षेप न करे, एक दूसरे कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करे और सभी अपने दायित्वों का उचित रूप से निर्वहन करे। और इसके साथ ही क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे अंगों का सहयोग करना भी हमारे देश के संविधान की व्यवस्था में साफ बताया गया है। तो बात हम करते हैं कि सरकार के अंग कितने हैं? 3 अंग हैं। 3 अंग प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो तीनों अंग हैं, इन तीनों का कार्य भी अलग अलग है। व्यवस्थापिका है प्रमुख रूप से कानून का निर्माण प्रमुख रूप से करती है, किस प्रकार से कानून बनाए जाए, किस प्रकार से कानून नहीं बनाए जाए। बात आती है कार्यपालिका की। कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करने का कार्य प्रमुख रूप से करती है। बात आती है न्यायपालिका की। न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्यायपालिका प्रमुख रूप से कार्य है न्याय प्रदान करना। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी गतिरोध उत्पन्न होता है, असमानता उत्पन्न होती है, तो न्यायपालिका प्रमुख कार्य है कि उस असमानता को, इस गतिरोध को आपस में जो उत्पन्न हो रहा है उसको दूर करना। और कहीं मान लो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के संबंधों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, किसी विषय को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसके निवारण का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रकार से तीनों अंगों का अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त महत्व है। बात आती है कि व्यवस्थापिका है उसको विभिन्न जो देश है उनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। व्यवस्थापिका है उसके जो नाम है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। कहीं पे उसका कुछ नाम है, भारत में भी क्या है कि जो संसद है उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे संसद को कौन से देश में किस नाम से जाना जाता है। इसमें से कई बार क्वेश्चन एक पूछते भी हैं जो 1 नंबर क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है। बात आती है कि ब्रिटेन में संसद को किस नाम से प्रमुखता जाना जाता है। तो ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। बात आती है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें संसद को क्या कहा जाता है? तो संसद को संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। इसी प्रकार जो जापान है, एक अन्य देश है, उसमें क्या है कि संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। जापान में संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। इसी प्रकार जर्मनी में भी क्या है, संसद का जो नाम है वो है बुंडेस्टाग। क्या है? बुंडेस्टाग है।
वो जर्मनी में कहा जाता है। बात आती है कि अफगानिस्तान में संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो अफगानिस्तान में संसद का जो नाम है वो है शूरा। क्या नाम है? शूरा। बात आती है इराक में संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो इराक में जो संसद का नाम है वो है मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। इस प्रकार से ये बात स्पष्ट होती है कि प्रत्येक देश में संसद के नाम एक न होके अलग अलग प्रकार के नाम रखे गए हैं सब में। इस आधार पे स्पष्ट हो गया कि भारत में भी क्या है कि संसद का नाम है वो एक दूसरा नाम है, उसको भी अन्य नामों से जाना जाता है। बात करते हैं कि भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। जैसे हमने अन्य देशों की बात की उसी प्रकार क्या है कि भारत में जो संसद है वो किसको कहा जाता है? व्यवस्थापिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्यवस्थापिका को संसद कहा गया है। बात आती है कि जो ये संसद है ये प्रमुख रूप से क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था है, तो प्रमुख रूप से जो व्यवस्था बताएगी वो है संसद सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद है वो देश की सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर जो प्रतिनिधि संस्था है, यानी विभिन्न देशों के जो नागरिक हैं उनके द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक प्रकार से आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो प्रतिनिधि संस्था है वो प्रमुख रूप से क्या है? संसद को कहा जाता है, जिसके द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था का संचालन विभिन्न विभिन्न स्थानों पे विभिन्न विभिन्न प्रकार से किया जाता है। बात आती है जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम। संसद क्या है? जनता के विचारों का माध्यम है। कैसे कि जनता के जो विचार है वो पहुंचते हैं सांसदों तक, एमएलए तक, एमपी तक, और उन विचारों को वो जो एमएलए है, एमपी है, वो जनता के विचारों को संसद में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और जनता के विचारों को सबके सामने प्रस्तुत करते हुए जनता के विचारों से अवगत कराते हैं। बात आती है भारत के शासन की नींव। एक प्रकार से कहा जाए तो भारत के शासन व्यवस्था की जो प्रमुख केंद्र बिंदु है, प्रमुख धुरी है, वो क्या है? संसद है, जिसके द्वारा क्या है? संपूर्ण देश का शासन व्यवस्था चलाई जाती है। एक प्रकार जिस प्रकार से किसी भी इमारत में नींव का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार क्या है? संसद का देश की शासन व्यवस्था के संचालन में एक प्रमुख स्थान है, प्रमुख दायित्व है, प्रमुख महत्व है। बात आती है कि भारत में संसद के अन्य क्या क्या नाम है। जिस प्रकार हम ऊपर बात की विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना गया है, उसी प्रकार भारत में भी क्या है? संसद को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो संसद को किस नाम से हम चर्चा करेंगे? संसद को भारत में पार्लियामेंट, संघीय व्यवस्थापिका, विधायिका, संघीय विधानमंडल, इन विभिन्न विभिन्न नामों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संसद क्या है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था है, वो प्रमुख रूप से क्या है? संसद है। संसद को हम देश की शासन व्यवस्था की धुरी भी कह सकते हैं, केंद्र भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था का नियंत्रण किया जाता है, जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, संचालन किया जाता है। बात आती है कि भारत में जो संसद व्यवस्था है वो कौन से प्रकार से, कौन से अध्याय में, कौन से भाग में इसका प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, और इसके साथ ही संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और भारत में किस प्रकार की व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, इसके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये भी चर्चा करेंगे कि संसद है वो प्रमुख रूप से किसके सिद्धांतों से, किसके विचारों से प्रमुख रूप से जुड़ी हुई है, यानी उसका प्रेरणा है वो कहाँ से मिले भारतीय संसद की, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात आती है संसद का वर्णन, यानी संसद के प्रमुख अंग क्या है, अंगों का कार्य क्या है, इसके साथ ही ये किस प्रमुख रूप से कार्य से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है कि भारतीय जो संसद है वो कौन सी पद्धति पे या किसके सिद्धांतों पे आधारित है, तो प्रमुख रूप से बात स्पष्ट होती है कि संसद है, जो भारतीय संसद है वो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की जो पद्धति है उस पर प्रमुख रूप से आधारित है। क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने क्या है कि यहाँ पे एक उपनिवेश के माध्यम से शासन करना प्रारंभ किया था। धीरे धीरे संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया, और जब वो यहाँ काफ़ी टाइम तक रहे, काफ़ी सालों तक रहे, तो उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का भारत में प्रभाव दिखाई देता है। तो जब भारत छोड़ के वो गए तो कुछ विचार, कुछ सिद्धांत है प्रमुख रूप से उनके संविधान में सम्मिलित है, संविधान में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बात आती है कि संसद का जो वर्णन है वह संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से संविधान का जो भाग है 5, उसमें क्या है
कि भारतीय संसद को प्रमुख रूप से जोड़ा गया है, सम्मिलित किया गया है। बात आती है कि कौन से अध्याय के तहत इसको संसद को सम्मिलित किया गया है। तो अध्याय 2 के तहत क्या है, भारतीय संसद को सम्मिलित किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि संसद है उसके प्रमुख रूप से कितने अनुच्छेद है, या प्रमुख रूप से कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक संसद का वर्णन है वो किया गया है। तो बात आती है कि जो संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 से 122 तक है। संसद का वर्णन है कौन से अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, 79 से, और फिनिश कहाँ होता है, 122 तक। तो इसका जो वर्णन है 79 से लेके 122 तक के अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। बात आती है कि संसद का जो संचालन है, शासन व्यवस्था है, वो किस स्थान पे की जाती है। तो संसद का संचालन है वो संसद भवन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, संसद भवन में, जिसके द्वारा शासन की गतिविधियों को एक केंद्र के अंदर पिरोते हुए वहाँ के प्रतिनिधि बैठते हैं और शासन के विभिन्न क्षेत्रों का कार्य का दायित्व निभाते हैं। बात आती है कि भारत का जो संसद भवन है वो प्रमुख रूप से कहाँ पे है, कौन से क्षेत्र में है। तो भारत का जो संसद भवन है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में भारत का संसद भवन है। अब बात आती है कि संसद भवन की व्यवस्था है, वो इसकी स्थापना है वो कब की गई। तो ध्यान रखना, तो इसकी स्थापना की गई वो की गई थी 26 जनवरी 1950 को। कब की गई थी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संसद व्यवस्था को वास्तविक रूप से सही व्यवस्था के रूप में संचालित करने का कार्य किया गया। बात आती है, हमने इसकी बात की संसद की, तो संसद है वो कितने अंगों से मिलकर बनी है और ये कौन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे एक छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से कि संसद है, संसद के अंग कौन कौन से हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में इनका प्रमुखता वर्णन किया गया है। तो बात आती है संसद की। संसद का जो वर्णन है वो प्रमुखता अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। संसद का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, 79 के अंतर्गत। अब बात आती है कि संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो संसद के जो अंग है वो प्रमुखतः राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार क्या है कि संसद के जो अंग है वो क्या है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। प्रमुखतः इसके 2 अंग बताए गए हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण क्या है, सारी व्यवस्था का सही तरीके से व्यवस्थित संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है। तो बात आती है राज्यसभा है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो राज्यसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। बात आती है लोकसभा की कि लोकसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो प्रमुखतः अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का वर्णन किया गया है। बात आती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो संसद का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ एक अभिन्न अंग की भूमिका निभाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बात आती है कि संसद को सूत्र है जिसके द्वारा हम इसको अच्छी तरीके से संसद के अंग कौन कौन से हैं और इसके प्रमुखतः क्रम से हम इसके अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं। इसके संसद का जो सूत्र है वो बनता है सरल नाम से। कौन से नाम से, सरल नाम से संसद का एक प्रकार से अंगों का निर्माण होता है। तो बात आती है स से क्या बनती है, संसद बनती है, र से राज्यसभा बनती है, ल से लोकसभा बनती है। इस प्रकार स, र, ल इस नाम से संसद का निर्माण होता है। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। इस प्रकार इनके जो अनुच्छेद है वो भी क्रम से हम याद रख सकते हैं कि संसद है वो 79 में है, राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत इसका गठन या वर्णन किया गया है। बात आती है कि भारत में जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या भारत में जो सदन है वो एक सदन है या द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो प्रमुखतः चाहे केंद्र की बात करें भारत में, चाहे राज्य की बात करें, दोनों ही स्थानों पर प्रमुख रूप से जो व्यवस्था अपनाई गई है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। क्या अपनाई गई है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक का मतलब हो गया जिसमें 2 अंग से मिलकर बना हुआ है। और व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है, हमने बात की संसद कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। तो बात करते हैं हमें सबसे पहले संघीय व्यवस्थापिका की। संघीय व्यवस्थापिका है उसका जो दूसरा प्रमुख नाम है वो है केंद्र सरकार। क्या नाम है, केंद्र सरकार को क्या कहा जाता है, संघीय व्यवस्थापिका कहा जाता है। अब बात आती है कि केंद्र सरकार है उसके अंग कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रमुख रूप से जो केंद्र सरकार है अपनी
उसके अंगों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 अंग कौन कौन से प्रमुख है? लोकसभा और राज्यसभा। ये केंद्र सरकार के 2 प्रमुख अंग है। और 2 अंगों के होने कारण क्या है कि एक दूसरे की जो संचालन की व्यवस्था है वो सही तरीके से बनी रहती है। मान लो एक अंग के द्वारा शासन में निरंकुशता का कार्य किया जाता है तो दूसरा अंग वहां क्या करता है कि उस अंग की आलोचना करता है, उसकी कमियां निकालता है, जिस कारण जो अंग है प्रमुख प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको सही तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य रहना पड़ता है और उसको अपने कार्य पे लगे रहना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाना पड़ता है। बात आती है राज्य व्यवस्थापिका की। जिस प्रकार केंद्र सरकार में 2 अंग बताए गए हैं उसी प्रकार क्या है कि राज्य व्यवस्थापिका को भी 2 भागों में बांटा गया है। राज्य व्यवस्थापिका है उसका जो अन्य नाम है वो है राज्य सरकार। राज्य व्यवस्थापिका को राज्य सरकार के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है राज्य सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो राज्य सरकार के जो प्रमुख अंग है वो 2 अंग बताए गए हैं। पहला अंग है वो है विधानसभा और दूसरा अंग है विधान परिषद। तो ध्यान रखना इसमें एक विशेष बात आती है जो अपनी राज्य व्यवस्थापिका उसमें, जहां बात करें हम संसद की, केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के तो अपने 2 अंग रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन बात है राज्य व्यवस्थापिका की तो इसकी जो व्यवस्था है वो असमान है। जहां भारत में 28 राज्य हैं वहां पे कुछ राज्यों में क्या है कि जो राज्य सरकार के अंग है वो 1 अंग है और कुछ स्थानों पे क्या है राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गई है। लेकिन जहां पे विधानसभा और विधान परिषद है ये दोनों अंगों की व्यवस्था होती है। बात करें हमारे राज्य राजस्थान की तो राजस्थान में राज्य सरकार का जो अंग है वो प्रमुखतः क्या है? विधान सभा है। विधान परिषद का निर्माण भारत में राजस्थान राज्य के अंतर्गत अभी तक नहीं किया गया है।